हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर, गणेशपुर, बाराबंकी से। देखिए, लर्निंग के एक नेक्स्ट टॉपिक को आज लेकर के आए हैं हम लोग। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी से अनिवार्य रूप से प्रश्न आते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की परीक्षा हो। अगर आप शिक्षक बनने वाले हैं तो देखिए, लर्निंग जो है शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और हर स्तर पर ये डिसेबिलिटी या इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखिए, आज तक जो है इसकी डिफिनेशन से एक भी प्रश्न नहीं बना है, लेकिन जो आज तक नहीं हुआ है वो आगे की परीक्षाओं में नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हमें किसी भी विषय के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। देखिए, अधिगम असमर्थता या इसको अधिगम कठिनाई या अधिगम अक्षमता भी कह सकते हैं। अक्षमता यानी कि सीखने में सक्षम ना हो पाना या किसी प्रकार की कठिनाई महसूस होना या सीखने में जो है डिसेबिलिटी होना, तो यह क्या कहलाएगा? लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था, अगर यह क्वेश्चन आता है। हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन एक बार नेट की परीक्षा में ये पूछा गया था कि लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? सैमुअल क्रिक ने। सैमुअल क्रिक। अच्छा, किया कब है? 1963 में। देखिए, अमेरिका की संयुक्त सदस्यीय टीम थी और इस टीम ने किस चीज़ की थी? यही डिसेबिलिटी की। अमेरिका की संयुक्त सदस्यीय टीम में सैमुअल क्रिक ने सर्वप्रथम लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग किया, जिसको अधिगम असहायतापन या अधिगम जो है असमर्थता कहा गया था। तो देखिए, अधिगम असमर्थता या अधिगम जो है कठिनाई शब्द का प्रयोग या अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सैमुअल क्रिक ने किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1963 से इस विषय में प्रयोग शुरू हुए। प्रयोग तो बहुत पहले से हो रहे थे। बहुत पहले से लोगों ने कठिनाइयाँ समझी थी कि इन कठिनाइयों के कारण जो है बच्चों को सीखने में दिक्कत होती है, लेकिन एक शब्द नहीं मिला था। वो शब्द या वो नाम सैमुअल क्रिक ने दिया था, है ना। तो देखिए, सैमुअल क्रिक के अलावा अमेरिका की ही एक अमेरिका की संयुक्त टीम ने 1994 में इसकी परिभाषा दी है। अच्छा, परिभाषा में क्या कहा गया है? परिभाषा में स्पष्ट कहा गया है कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क का वह भाग जिससे संपूर्ण शरीर संचालित होता है और साथ ही साथ यह शरीर की विभिन्न जो है क्रियाओं को, सोचने और देखने की क्षमता को, तर्क शक्ति को, सबको प्रभावित करता है। तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित विषम विकारों का एक संग्रह है, जिन विकारों के कारण देखने में, सुनने में, समझने में, पढ़ने में, लिखने में या तार्किक योग्यता में या किसी प्रकार के जब अक्षमता हो जाती है तो वह जो है क्या कहलाएगा? अधिगम अक्षमता। तो एक बार देख लेते हैं परिभाषा को। परिभाषा में क्या कहा गया है? यह तंत्रिका तंत्र से संबंधित विषम विकार, है ना। देखिए, सम विकार नहीं है, विषम विकार है ना। किसी प्रकार का ऐसा विकार जो कि विषम परिस्थितियां उत्पन्न करे, जो कि हमारी गतियों के संचालन को प्रभावित करता हो। तो ऐसा विषम विकार, संबंधित विषम विकार जिससे लिखने, पढ़ने, समझने
भाषा गणितीय विकार, तार्किक क्षमता संबंधी विकार, तार्किक क्षमता संबंधी विकार और सुनने संबंधी विकार। इस तरह के यदि विकार उत्पन्न हो गए हैं और तो वह जो है किससे संबंधित होंगे, जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित होंगे। और यह क्या कहलाएंगे, यह लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाएंगे, क्योंकि यह व्यक्ति को किसी भी प्रकार के सीखने में अवरोध उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो स्पष्ट शब्दों में इसकी परिभाषा कही गई है केंद्रीय जो है अमेरिका की संयुक्त जो है टीम के द्वारा 1994 में पहली परिभाषा आई, जिसमें कहा गया तंत्रिका तंत्र से संबंधित विषम विकारों के फलस्वरूप यदि किसी के अंदर लिखने, पढ़ने, समझने या भाषा या गणितीय विकार या तार्किक क्षमता संबंधी विकार या सुनने यानी सुन करके समझ नहीं पा रहा है ना, तो इस तरह का यदि किसी भी प्रकार का जो है विकार है तो वह विकार क्या कहलाएगा, जो है ये लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाएगा। देखिए सैमुअल क्रिक के अलावा भी कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इनसे पूर्व और इनके बाद भी अध्ययन किए, तो उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें गोल्डस्टेन, मॉरिल, क्रुक्सेन, डोनाल्ड लिंकन और स्ट्रोस प्रमुख थे जिन्होंने अधिगम अक्षमता पर भी अपने प्रयोग किए। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आती है, छात्रों में यह कन्फ्यूजन होता है कि अधिगम असहायतापन, अधिगम असहायतापन क्या अधिगम असमर्थता है? दोनों क्या एक ही चीज़ है? देखिए पढ़ने में भले ही सिमिलर लग रहा हो, लेकिन ये दोनों एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पर अधिगम असहायतापन यानी कि बालक के अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक जो है क्या कहते हैं भाव उत्पन्न हो जाता है। इस जो है अधिगम असहायतापन को सबसे पहले सेलिगमैन और मायर ने बताया, और इन्होंने अपने प्रयोग जो है करके कुत्तों पर प्रयोग किया और प्रयोग करके यह बताया कि जो है अधिगम असहायतापन अधिगम विकार नहीं है। देखिए कुत्ते पर किस प्रकार का प्रयोग था कि एक पिंजरे पे कुत्ते को रख दिया गया और उस पे लॉक अच्छी तरीके से लगा दिया गया। बाहर भोजन रखा हुआ था, कुत्ता बार बार इधर उधर उछल कूद कर रहा था, बार बार पंजे से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत सारे 100 से अधिक प्रयास के बाद भी कुत्ता बाहर नहीं आ पाया और उसके अंदर एक जो है हीन भावना आ गई कि अब मुझे अगर भोजन मिलेगा तो किसी की दया से ही मिलेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यह है अधिगम असहायतापन, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई प्रयास कर रहा है, बार बार प्रयास से असफल होता जाता है, फिर प्रयास करता फिर असफल हो जाता है, 100 प्रयास कर डालता है और लेकिन सभी प्रयासों में असफल होता है। तो क्या होता है कि एक प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता। यह भाव ही असहायतापन है, यानी खुद को असहाय महसूस करना। जब असहाय महसूस करेगा तो प्रेरणा का जो स्तर है ये बहुत ही गिर जाएगा और ऐसे में सीखने की क्षमता होते हुए भी नए प्रकार की लर्निंग हो ही नहीं सकती। इसीलिए कभी भी आंतरिक प्रेरणा को हमेशा जागृत रखने का प्रयास करना चाहिए। तो यह एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। ये एक बार जो है सीटेट की एग्ज़ाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा भिन्न है, और जो है लोगों को ये लगा कि
अधिगम असमर्थता, अधिगम अक्षमता, अधिगम असहायतापन और लर्निंग डिसेबिलिटी, ये चारों तो सेम ही है, इसमें अलग क्या है? तो अलग समझ रहे हैं ना आप लोग कि अलग क्या है? इसमें असहायतापन मतलब कि क्षमता होते हुए भी ना कर पाना, है ना। और उसमें क्या है कि क्षमता ही नहीं है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कारण जो है मस्तिष्क की वह संरचना हमारे उस नर्वस सिस्टम से सही कार्य नहीं करा रही है, तो वह डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा चलिए फिर देखते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। देखिए अभी तक यहाँ से कोई प्रश्न आया नहीं है, लेकिन आगे भी नहीं आएगा तो ऐसा कह नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसकी प्रकृति को अगर हम और आप समझ लेंगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा इसके कॉन्सेप्ट को समझना। तो इसकी प्रकृति देखिए क्या कहती है ना, प्रकृति या स्वरूप। सबसे पहले तो यहाँ तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है ना, पहले ही बात हो चुकी है। और ये क्वेश्चन सीटेट में सेम आया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी किस प्रकार का विकार है, तो कई सारे लोगों ने जो है लिख दिया या जो है ऐसा मतलब मस्तिष्क विकार है या जो है ऐसा विकार है जिसमें कि व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता। तो क्यों नहीं कर पाता, उसी का तो कारण पूछा जा रहा था, है ना। तो ये किस टाइप का विकार है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है। दूसरा ये पूछा जाएगा अगर क्या ये जैविक विकार है, तो बिल्कुल ये जैविक है। क्यों? क्योंकि ये इसके लक्षण व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं, जैविक रूप से प्रत्यक्ष होते हैं कि लिखने में दिक्कत हो रही है, गणितीय क्षमता में दिक्कत हो रही है, या सुनने में या समझने में या पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना। तो दूसरा है ये जैविक विकार है। तीसरा पूछते हैं कि क्या यह विकार स्थायी है, तो बिल्कुल स्थायी है ना। देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी को कम किया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि बार बार अभ्यास से अगर एक बार पता चल जाए कि किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो उसे उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा जो है उसकी डिसेबिलिटी को कम किया जा सकता है, उसको बार बार अभ्यास के द्वारा दूसरी तरफ मोड़ा जा सकता है। जैसे कि अगर कोई बालक W और M में अंतर नहीं कर पाता है ना, या B और D में अंतर नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब कि वह इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनमें अंतर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसे बार बार अभ्यास कराया जाएगा और उसे सीखने के लिए कुछ रेमेडियल टीचिंग मेथड का यूज किया जाएगा, तो उसके दिमाग में बातें बनी रहेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने W और M पे रेमेडियल कर दिया है, B और D पे रेमेडियल कर दिया है। हो सकता है वह फिर किसी और चीज़ में कंफ्यूज होने लगे, जैसे कि वह जो है अगर हिंदी के 3 और 6 में अंतर जो है, हिंदी वाला अंक है ये 3 और 6 में जो है कंफ्यूज होने लगे, या वॉस और शॉ में कंफ्यूज होने लगे, है ना। तो यह जो है नहीं कहा जा सकता कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, ख़त्म नहीं कर सकते, यह एक स्थायी विकार है ना। फिर उसके बाद यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, बिल्कुल यह मनोवैज्ञानिक समस्या है, मनोवैज्ञानिक समस्या है ना। फिर उसके बाद है यह विषम विकारों का एक समूह है, विषम विकारों का समूह। अब देखिए बार बार सम विकार नहीं कहा जा रहा, विषम विकार कहा जा रहा। विषम क्यों? क्योंकि देखिए नर्वस सिस्टम मस्तिष्क से जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमें बताती कि हमें पेन को किस तरीके से पकड़ना है। अब अगर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमें सूचना देती है कि हम किस शब्द को कैसे लिखने वाले हैं, तो अगर इनमें संचालन में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब कि यह एक विकार है।
और विषम विकार है मतलब कि जब सूचनाएं वहाँ से चल रही हैं तो यहाँ पर क्रियाएं उसी हिसाब से नहीं हो पा रही हैं, तो उसमें सम मतलब कि जो है कोऑर्डिनेशन होना और विषम मतलब कोऑर्डिनेशन का ना होना। तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पाता है जिसके द्वारा ये जो है कार्य किया जा सके। देखिए जीवन की किसी भी अवस्था में ये हो सकता है, हालांकि यह